हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो जो अपना सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसकी यूनिट नंबर 1 को हम ऑलरेडी वन शॉट में कवर कर चुके हैं और आज हम यूनिट नंबर 2 को कवर करेंगे वन शॉट में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AKTU का सिलेबस है यूनिट नंबर 2 का, और आज के इस वन शॉट में हमारा ये पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बी फार्मा, MBA, MCA, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यूनिट नंबर 1 को मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में और टॉपिक वाइज हर चीज़ को कवर किया था, उसी तरह से यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। आप कहेंगे सर ये नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नोट्स हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के आपको मिल जाएंगे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। तो आप जिस टाइप के भी यूजर्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ ह्यूमन वैल्यू के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बेटा और स्टार्ट करते हैं। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो ये सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये पहले नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसके कुछ क्रेडिट पॉइंट्स भी हैं। चलिए तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में अपना स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं आप लोग, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आवाज़ से ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा आवाज़ में भारीपन है बेटा, तो मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो और ज़्यादा मैं डिले नहीं करना चाह रहा था इसको, तो मुझे लगा कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सुख एंड सुविधा। सुख एंड सुविधा से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा। अगर मान लीजिए सुख और सुविधा में आपको कंफ्यूजन हो जाए, आप सुख को सुविधा मान लेते हैं और सुविधा को सुख मान लेते हैं, अगर ऐसा मन में आपके कंफ्यूजन आ जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, है ना, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा तो सबसे पहले देखते हैं सुख क्या होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सुख? इट इज़ इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। ये माइंड की इंटरनल स्टेट है दैट कम्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन से आती है, पीस से आती है, एंड हारमनी इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में हारमनी है, आपकी लाइफ में पीस है, आप सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर, तो आप खुश रहेंगे, सुख रहेंगे, है ना, हैप्पी रहेंगे आप लोग। इट इज़ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, संतोषजनक की फीलिंग्स आती है आपको, एंड अराइज फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग। ये राइट अंडरस्टैंडिंग से आती है, और राइट अंडरस्टैंडिंग हम ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। गुड रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके समाज में, तो आपको ये वहाँ अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आप जो है सुख की अनुभूति करेंगे, आप जो है हैप्पी रहेंगे। दूसरा आता है आपका सुविधा, है ना। सुविधा क्या होता है समझिएगा, दीज आर दी एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं और कंफर्ट्स हैं दैट मेक्स लाइफ फिजिकली ईजी। मतलब आपकी लाइफ को जो है कंफर्ट बनाते हैं, आपकी लाइफ को ईजी बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने घर में AC लगवा ली तो आपकी जो है लाइफ है अपना गर्मी नहीं लगेगी, हीटर लगवा लिया आपको ठंड नहीं लगेगी। आपकी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको हम सुविधा कहते हैं। मतलब फैसिलिटीज़, जैसे मनी आपके पास है तो आपको आपके पास सुविधाएं, टेक्नोलॉजी आपके पास है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आपके पास है, लग्जरी आइटम्स आपके पास हैं, दैट मीन्स सुविधा। तो ये कई बार 2 नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुख एंड सुविधा। ठीक है, तो 2 नंबर में आएगा, तो जितना भी आप एक स्लाइड पर देख रहे हैं इतना सही है, और यही क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में आएगा तो पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके आना है। आप सभी जानते हैं जो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी जो कॉपी है वो अच्छी दिखनी चाहिए लिखने के बाद। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि इसमें ये भी तो पूछ रहा है व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्फ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुख को सुविधा मान लें और सुविधा को सुख मान लें तो किस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जिसके कारण जो है जीवन में परेशानी हो जाएगी। जैसे टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन, अगर मान लीजिए सुख को सुविधा आपने आपस में इनको कंफ्यूज हो गए तो वो टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। फैसिलिटीज प्रोवाइड कंफर्ट बट नॉट लास्टिंग हैप्पीनेस। देखिए अगर आपके पास सुविधाएं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सुविधाओं से, है ना, अगर मेरे पास फैसिलिटीज हैं तो उनसे खुश रह पाऊंगा, ऐसा वो टेम्परेरी है। वो कैसा है? टेम्परेरी है, हमेशा के लिए आप खुश नहीं रह सकते, है ना, उसके लिए सुख जरूरी है। हैप्पी रहने के लिए आपको इनर पीस जरूरी है। दूसरा एंडलेस डिजायर, है ना, रनिंग आफ्टर फैसिलिटीज। मान लीजिए कोई फैसिलिटी आपके पास है, अगर वो मान लीजिए नहीं रह पाती आपके पास बाद में, तो लीडिंग टू स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फेक्शन। अगर मान लीजिए आप जो है ट्रेन में जाते हैं, फर्स्ट AC और सेकंड AC की टिकट करा के जाते हैं, और बाद में आप जो है आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उसको बाद में जो है आपको
जनरल में जाना पड़ रहा है, तो फिर आप जो है डिससेटिस्फैक्शन रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो लैक ऑफ पीस, अगर ये कन्फ्यूजन रहा तो लैक ऑफ पीस हो सकता है, मतलब डिस्पाइट हैविंग द फैसिलिटीज पीपल में स्टिल फील एम्प्टी एंड अनहैप्पी। कई बार फैसिलिटीज़ होने के बाद भी जो इंसान है वो खालीपन महसूस करता है, अनहैप्पी होता है, वो दुखी होता है। रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो गया तो। सुख और सुविधा में कभी कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। पीपल फोकस मोर ऑन मटेरियल वेल्थ, है ना, वेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह की दिक्कत आ जाएगी अगर आप सुख और सुविधा में डिफरेंस नहीं समझ पाए। तो याद रखना, सुख जो है वो अंदर से आता है ना, इनर पीस है, जबकि सुविधाएं जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, है ना। नाउ द वाई ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। ऑब्वियसली बात है कि दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, तभी आदमी क्या रह पाएगा, मतलब आपको हैप्पीनेस भी चाहिए और आपको फैसिलिटीज़ भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि लाइफ को बैलेंस करने के लिए फैसिलिटीज़ फुलफिल द फिजिकल नीड्स को फुलफिल कौन करेगा, फैसिलिटीज जो सुविधाएं हैं। वाइल हैप्पीनेस प्रोवाइड द मेंटल पीस। देखिए, अगर आपके पास हैप्पीनेस है, आपके अंदर सुख है, आप सुखी हैं, तो इसका मतलब आपके पास मेंटल पीस है। तो आपको मेंटल पीस भी चाहिए, वो कहाँ से आएगी, जब आप हैप्पी रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, जब आप सुखी रहेंगे। और आपको फिजिकल नीड पूरा करने के लिए क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। तो लाइफ को बैलेंस करना है तो सुख और सुविधा आपको दोनों होनी चाहिए। हारमोनियस लिविंग, है ना, जीवन में आपके हारमोनियस चाहिए होगी तो आपको दोनों चीज़ें चाहिए। ट्रू वेलबींग कम्स विद बोथ मटेरियल नीड्स भी चाहिए आपको, एक ना, एक रहने के लिए आपको घर चाहिए, इस जो फिजिकल फैसिलिटीज वो चाहिए, और साथ ही साथ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहिए लाइफ को बैलेंस करने के लिए। पता लगा आपके पास एक बड़ा सा घर तो है, आपके पास सुविधा तो है रहने के लिए, लेकिन आपकी फैमिली से बनती नहीं है, आप उस घर में अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों का जरूरी है। सस्टेनेबल ग्रोथ, है ना, अंडरस्टैंडिंग दैट हैप्पीनेस इज अल्टीमेट गोल वाइल यूजिंग फैसिलिटीज एज अ मीन्स ऑफ लाइफ कंफर्टेबली। मतलब ये है कि फिजिकल फैसिलिटीज के साथ साथ आपको हैप्पीनेस को समझना होगा, हैप्पीनेस को अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि आप जो है सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब लंबे समय तक आप जो है ग्रोथ कर सकेंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन कवर हो गया है। व्हाट डू मीन बाय सुख एंड सुविधा, हमने पढ़ लिया है। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा, कि सुख और सुविधा में अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देन व्हाई डू ह्यूमन बीइंग रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा, दोनों क्यों चाहिए, हमको हैप्पीनेस भी चाहिए, हमको फैसिलिटीज भी चाहिए। ये चीजें हमने देख ली हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ सेल्फ। मैंने आपको बताया था ह्यूमन बीइंग का मतलब है यहाँ पे, देखो, एक आई होता है मतलब सेल्फ, मतलब माइंड, और दूसरा क्या होता है, बॉडी। तो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ आई, जो सेल्फ है, आई मतलब माइंड, उसकी क्या नीड है। और इसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, इसको प्रूफ करेंगे। एंड नीड्स ऑफ द बॉडी आर क्वांटिटेटिव। देखिए, जो नीड है हमारी, है ना, बॉडी की जो नीड है वो क्वालिटेटिव है। भाई दो चीज़ें तो है हमारे पास, एक आई है यानी सेल्फ, है ना, माइंड, और दूसरा क्या है, फिजिकल बॉडी है। तो फिजिकल बॉडी क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी की बात करते हैं, जबकि जो आई है, जो सेल्फ है, वो क्वालिटेटिव है। और इसी के साथ आपको एनालाइज करके बताना है, एनालाइज हाउ द नीड्स ऑफ आई आर कंटिन्यूअस इन टाइम एंड लिमिटेड इन क्वांटिटी वाइल दोज ऑफ द बॉडी आर नॉट। मतलब ये कह रहा है कि जो बॉडी की जो नीड होती है वो लिमिटेड होती है, और जो आई है, जो सेल्फ है, उसकी नीड जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग की नीड ऑफ द सेल्फ आर क्वालिटेटिव। देखो समझो जरा, द सेल्फ रेफर्स टू द कॉन्शियसनेस। जो सेल्फ होता है, जो माइंड होता है ना, ये क्या होता है, कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस को रेफर करता है, इमोशंस को रेफर करता है, एंड इनर स्टेट ऑफ बीइंग। इट इज इट्स नीड्स आर क्वालिटेटिव। इसकी जो नीड है वो क्वालिटेटिव है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू फीलिंग्स। क्योंकि ये जो आई है, सेल्फ है, ये फीलिंग्स से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, वैल्यूज, आपके क्या मूल्य हैं, आपकी क्या वैल्यूज हैं, एथिक्स क्या है, आपके मोरल क्या है आपका, ठीक है, और रिलेशनशिप, इन सबको क्या, ये इन सबको इंक्लूड करता है। देन दीज नीड्स इंक्लूड हैप्पीनेस इसके अंदर है, ट्रस्ट, पीस, रेस्पेक्ट एंड लव, एंड दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। आप मुझे बताइएगा कि भाई ये जो हैप्पीनेस है, ट्रस्ट है, पीस है, रेस्पेक्ट है, क्या आप इसको नंबर में मेजर कर सकते हो कि भाई आप जो है कितना ट्रस्ट करते हो, कि 5 kg ट्रस्ट करते हो, कि 10 लीटर ट्रस्ट करते हो, है ना, या आप जो है 6 मीटर ट्रस्ट करते हो, नहीं ना। तो ये क्वालिटी की बात होती है ना। आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे। रेस्पेक्ट जो है ना, रेस्पेक्ट
एस्पेक्ट की क्वालिटी होती है। तो ये क्वालिटेटिव है, जो सेल्फ है ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटी की बात होगी यहाँ पे, क्वांटिटी की बात नहीं होगी। इनको आप मेजर नहीं कर सकते, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। चलिएगा, दूसरा आता है नीड ऑफ द बॉडी आर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ध्यान देना, ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब इसकी क्वांटिटी होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ध्यान देना, द बॉडी हैज क्वांटिटेटिव नीड्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। क्योंकि भाई हम मेजर कर सकते हैं जो हमारी बॉडी की जो नीड होती है उसको मेजर कर सकते हैं। एंड ये इसके अंदर क्या है, दीज नीड्स इंक्लूड्स, जैसे फूड इसके अंदर आता है, वाटर आता है, शेल्टर आता है, क्लॉथ आता है एंड मेडिकल केयर आता है। एक बात बताओ, आप कितना खाना खाते हो उसको तो आप काउंट कर ही सकते हो। आप कितना पानी पीते हो, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, आप नोट कर लीजिएगा सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में आप कितना वाटर पी रहे हो। तो वाटर क्या है, ये फिजिकल नीड है, बॉडी की नीड है। तो वाटर को आप मेजर कर सकते हो, इसलिए बोल रहे हैं ये क्वांटिटेटिव है। जैसे कपड़े हैं आप मेजर कर सकते हो, मेडिकल केयर काउंट कर सकते हो, शेल्टर आप काउंट कर सकते हो। दे हैव अ क्लियर लिमिट, इसकी एक लिमिट हो सकती है। वन कैन ईट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड, है ना। एक कोई भी व्यक्ति एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड लेता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रिंक करता है ना। क्वांटिटी ऑफ मतलब एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक कर रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव है, इनको मेजर करा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाई द नीड्स ऑफ द बॉडी आर कंसिडर्ड क्वांटिटेटिव। जो बॉडी की नीड है, जो बॉडी की नीड है उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर, क्वांटिटेटिवली उसको कंसिडर करते हैं। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है ना, आप सांस लेते हो ऑक्सीजन, तो आप काउंट कर सकते हो कि उसको मेजर कर सकते हो कितना ऑक्सीजन आपने इनहेल किया है। टेम्परेचर रेगुलेशन आप देख सकते हो कितना टेम्परेचर बॉडी के लिए चाहिए होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्रीज, तो ये तो आप मेजर कर सकते हो इसको। फिजिकल एक्टिविटी, आप दिन भर में कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो, उसको भी मेजर किया जा सकता है। कैलोरीफिक इनटेक, आप कितना कैलोरी इनटेक कर रहे हो उसको मेजर करा जा सकता है। तो ये क्योंकि बॉडी की नीड है, ये किसकी नीड है, बॉडी की नीड है, ये आई की नीड नहीं है, ये सेल्फ की नीड नहीं है, किसकी नीड है, बॉडी की नीड है, जो कि क्वांटिटेटिव है। आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूस नीड ऑफ द सेल्फ, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि आप ये बताइए कि जो सेल्फ है वो कॉन्टिन्यूस नीड है, जबकि जो बॉडी की नीड है वो लिमिटेड है ना। बॉडी की जो नीड है वो लिमिटेड है, वो कैसी है, लिमिटेड है। और जबकि सेल्फ की नीड कैसी है बेटा, वो कॉन्टिन्यूस है। आप मुझे बताना, द नीड ऑफ द सेल्फ सच एज हैप्पीनेस, जो हैप्पी, भाई इसके अंदर क्या आएगा, सेल्फ के अंदर तो हैप्पीनेस आता है, रेस्पेक्ट आता है, तो ये तो कॉन्टिन्यूसली चाहिए होती हैं, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ। हम क्या चाहेंगे, हम यही तो चाहेंगे कि थ्रू आउट द लाइफ हम हैप्पी रहें, हमारी रेस्पेक्ट हो, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे पर हम ट्रस्ट करें। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस चाहिए, हमको कॉन्टिन्यूसली चाहिए, थ्रू आउट द लाइफ चाहिए। अ पर्सन कॉन्स्टेंटली सीक्स द पीस, लव एंड सेटिस्फेक्शन, कि भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, तो वो कॉन्स्टेंटली जो है सीख करेगा पीस को, लव को, सेटिस्फेक्शन को। अब ऐसा तो नहीं होता है कि देयर इज नो पॉइंट इन द लाइफ के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा कि जब आप ये कहें कि यार आई हैव हैड इनफ रेस्पेक्ट और हैप्पीनेस, मैं अब पूरा मतलब मैं खुश हो चुका हूँ, मेरे को रेस्पेक्ट मिल चुकी है, अब मुझे रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, आई डोंट नीड मोर, मुझे अब रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है। आदमी हमेशा क्या चाहेगा कि मुझे रेस्पेक्ट मिले, आदमी हमेशा चाहेगा थ्रू आउट द लाइफ खुश रहे, हैप्पी रहे। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सेल्फ है, जो माइंड है, जो आई है, वो कॉन्टिन्यूस है। नाउ द लिमिटेड नीड्स ऑफ द बॉडी की जो नीड्स होती हैं वो लिमिटेड होती है। द नीड्स ऑफ द बॉडी आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में लिमिटेड होती है, बिकॉज दे आर रेस्ट्रिक्टेड बाय फिजिकल कैपेसिटी। कि भाई एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन ओनली ईट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड इन अ डे, एक दिन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ही तो ले सकता है, वो ऐसा तो नहीं लगातार जो है खाता रहेगा। सिमिलरली वन डज नॉट रिक्वायर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स, या हाउस, घर जो है वो तो एक लिमिटेड है ना, एक क्वांटिटी में है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, जैसे पानी आप पी रहे हो, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन को, तो एक लिमिटेड है। तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है, दो चीजें हमारे पास है, एक सेल्फ और एक बॉडी। तो सेल्फ की जो नीड होती है वो कॉन्टिन्यूस होती हैं और बॉडी की जो नीड होती है वो लिमिटेड होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ह्यूमन बींग्स इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। इस यूनिट में ना हमारी बात हो रही है सेल्फ और बॉडी की, सेल्फ और बॉडी की बात होगी। तो ध्यान देना, ये कह रहा है जो सेल्फ एंड बॉडी है ना, जो सेल्फ और बॉडी है ये को एग्जिस्टेंस है ना। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द सेल्फ एंड बॉडी। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, तो अलग अलग ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, लेकिन आंसर इसका ऑलमोस्ट एक ही होता है। तो 2016-17 में पूछा गया, 14-15 में पूछा गया, 15-16 में पूछा गया। आइए देखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। ये जो ह्यूमन बीइंग है, ध्यान देना, जो ह्यूमन बीइंग है ये को एग्जिस्टेंस है किसका, सेल्फ और बॉडी का। सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है कौन, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। जो ह्यूमन बीइंग है ये 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट से मिलकर बनता है, एक सेल्फ यानी कि आई मतलब माइंड,
दूसरा बॉडी जो फिजिकल बॉडी है, ठीक है। द सेल्फ, अब जी सेल्फ और बॉडी में डिफरेंस देख लेते हैं। सेल्फ रिप्रेजेंट द कॉन्शियसनेस, ये जो सेल्फ है ये कॉन्शियसनेस को, भाई आपका जो दिमाग है, दिमाग के अंदर ही तो सब चलता है ये, तो सेल्फ रिप्रेजेंट द कॉन्शियसनेस को, ये चेतना को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यूज क्या है आपकी उनको रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो बॉडी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये जो बॉडी है ये फिजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, दैट रिक्वायर्स फूड, जिसको फूड की जरूरत होती है, एक्सरसाइज की जरूरत होती है और उसको केयर की जरूरत होती है ना। तो बोथ, दोनों कौन कि सेल्फ और बॉडी दोनों जो है हार्मनी में होने चाहिए, टू एंश्योर अ बैलेंस एंड फुलफिलिंग द लाइफ, लाइफ को फुलफिल करने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए सेल्फ और बॉडी दोनों अच्छे से फंक्शन करें, है ना। सेल्फ और बॉडी दोनों अच्छे से फंक्शन करें तभी हमारी जो लाइफ है बैलेंस हो पाएगी। इफ अ पर्सन फोकस ओनली ऑन फिजिकल नीड्स, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो केवल और केवल फिजिकल नीड्स पे फोकस करता है एंड इग्नोर्स द मेंटल पीस, और मेंटल पीस को इग्नोर कर देता है, दे में सफर फ्रॉम स्ट्रेस, तो क्या होगा, स्ट्रेस हो सकती है उसको। भाई वो मेंटल पीस पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, केवल बॉडी पे ध्यान दे रहा है, आई पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो आपको आई पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप बॉडी के नीड्स को इग्नोर कर दोगे और केवल मेंटल पीस की बात करोगे, कुछ खाओगे नहीं, कुछ पियोगे नहीं, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है सेल्फ और बॉडी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को जो है मिलजुल के रहना होगा, दोनों जो है दोनों ठीक रहेंगे तभी जाकर के जो लाइफ है बैलेंस हो पाएगी। आप ये कह सकते हैं जो देखिए जो ह्यूमन बीइंग है उसमें क्या है, सेल्फ और बॉडी का कॉम्बिनेशन है। तो सेल्फ क्या करती है, डायरेक्शन देती है किसको, बॉडी को। देखिए जो डायरेक्शन देने का काम करती है, जो इन्फॉर्मेशन देता है वो सेल्फ देता है किसको, बॉडी को। और बॉडी क्या करता है, एक्ट करता है। जो आपकी फिजिकल बॉडी है वो क्या करती है, एक्ट करती है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मेरे दोनों की नीड है, मेरे को सेल्फ की यानी कि आई की, मेरे को दिमाग की जरूरत भी है, और मेरे को जो फिजिकल बॉडी है जिसकी मैं लिख पा रहा हूं, हैंड का यूज कर रहा हूं, दैट इज फिजिकल बॉडी, तो मैं उसको लिख पा रहा हूं। तो ध्यान देना कि जो मैं दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, सेल्फ का भी और बॉडी का भी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है को एग्जिस्टेंस है किसका, सेल्फ और बॉडी का। क्योंकि जो मेरा दिमाग है, जो आई है, जो सेल्फ है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरी बॉडी को, है ना। मेरी बॉडी से काम कौन करा रहा है, मेरी बॉडी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है ना। मेरी बॉडी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है मेरी बॉडी। तो मेरी बॉडी को चला कौन रहा है, उसको एक्शन कौन करवा रहा है, उससे निर्देश कौन दे रहा है, उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है, मेरा जो माइंड है, जो सेल्फ है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, सेल्फ और बॉडी में क्या रिलेशन है, ध्यान देना। जो सेल्फ होता है वो कंट्रोल करता है और डायरेक्शन देता है किसको, बॉडी को, है ना। जैसे मेरा माइंड है जो सेल्फ है, मेरे को कंट्रोल कर रहा है, मुझे लिखना कब है, ठीक है ना। आवर थॉट्स, इमोशंस एंड डिसीजंस इन्फ्लुएंस हाउ वी टेक केयर ऑफ दी बॉडी, कि हम अपनी बॉडी से किस तरह से काम ले रहे हैं। हमारी बॉडी को डिसीजन कौन दे रहा है, डिसीजन लेने का काम किसका है, अरे डिसीजन लेने का काम तो सेल्फ का है, और जो डिसीजन लिया गया है, जो एक्शन परफॉर्म करना है, वो काम किसका है, बॉडी का है। नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स द बॉडी, अब जो सेल्फ है वो बॉडी को किस तरह, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टुवर्ड्स बॉडी, आई की यानी सेल्फ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बॉडी के लिए। तो प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, ध्यान देना कि भाई ईटिंग हेल्दी फूड इज नेसेसरी। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, आप क्या करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन ये काम कौन करेगा, ये तो आपका दिमाग जो सेल्फ है ना वही बताएगा ना कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। एक्सरसाइज एंड केयर, बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए कौन बोलेगा, सेल्फ यानी माइंड यानी कि आई। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बॉडी फिट एंड प्रिवेंट्स द डिसीज होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, बॉडी को फिट रखता है। कौन, आई का काम है बॉडी की केयर करना। अवॉइडिंग द हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड करवाता है कौन, सेल्फ। द सेल्फ मस्ट एंश्योर द हार्मफुल प्रैक्टिस लाइक स्मोकिंग, है ना, स्मोकिंग करने से रोकेगा कि भाई स्मोकिंग करनी है कि नहीं करनी है। ये डिसीजन किसका है, ये तो सेल्फ का है। अगर आपके सेल्फ ने ये कहा, आपके आई ने ये कहा, आपके माइंड ने ये कहा कि आपको स्मोकिंग करनी है, तो फिजिकल बॉडी जो है उसको इनटेक कर लेगी, बॉडी जो स्मोकिंग करेगी जिसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे। एल्कोहल आपको लेने के लिए, अब एल्कोहल आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये तो सेल्फ का काम है ना, तो ठीक है। और एंड स्ट्रेस आर अवॉइडेड, तो ये इन सब चीज़ों से अवॉइड करवाता है क्योंकि डिसीजन लेना काम सेल्फ का है। नाउ द मेंटेनिंग हाइजीन, क्लीनलीनेस प्रिवेंट्स द इन्फेक्शंस एंड कीप द बॉडी हेल्दी। तो एक तरह से आप ये देखिएगा जो सेल्फ है ना वो बॉडी की केयर करता है, सेल्फ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ताकि जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट आता है आर ह्यूमन बींग्स अ सम टोटल ऑफ सेंटिमेंट्स एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग है क्या वो सेंटिमेंट्स और फिजिकल एस्पेक्ट्स का सम टोटल है, वही तो हम बात कर रहे हैं। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है सेल्फ,
क्या मतलब होता है इसका, जो हम पढ़ के आए अभी, सेल्फ मतलब आई, तो एक तरह से जो सेल्फ है, जो सेंटिमेंट्स है, उसी का तो सम टोटल है। यस, ह्यूमन बींग्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटिमेंट्स यानी सेल्फ एंड फिजिकल, इस फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी कि बॉडी। यहाँ पर फिजिकल एस्पेक्ट्स नाम दे दिया बॉडी का, एक तरह से सेंटिमेंट्स मतलब सेल्फ और फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब बॉडी। एग्जाम्पल से आप समझिएगा कि अ पर्सन हु फिजिकली फिट, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो फिजिकली फिट है, मतलब उसकी बॉडी जो है ठीक है, बट मेंटली डिस्टर्ब है ड्यू टू स्ट्रेस, विल नॉट बी हैप्पी। तो क्या वो पर्सन खुश रह पाएगा? अगर मान लीजिए वो मेंटली फिट नहीं है और वो फिजिकली फिट है तो वो हैप्पी नहीं रह पाएगा, वो अनहैप्पी रहेगा, जीवन में उसके स्ट्रेस रहेगी। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, अ वेल्दी बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन है, वेल्दी है, उसके पास धन दौलत तो है, विद लग्जरी फिजिकल एस्पेक्ट, अब उसके पास धन दौलत है, इसका मतलब उसके पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि उसके पास फिजिकल एस्पेक्ट्स तो हैं, फिजिकल नीड तो पूरी कर ले रहा, बट विदाउट लव एंड ट्रस्ट। लव और ट्रस्ट क्या होता है? ये तो सेल्फ होता है। मैं फील लोनली और अनहैप्पी, सब कुछ होने के बाद भी अगर ट्रस्ट नहीं है उसके जीवन में, लव नहीं है उसके जीवन में, है ना, तो वो अनहैप्पी ही रहेगा। तीसरा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ मदर टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड नॉट जस्ट फिजिकली। देखिए, जो एक मदर होती है अपने बच्चों को बहुत प्यार से जो है उसको फिजिकली फिट रखती है ना, फीडिंग कराती है, क्लीनिंग करती है, बट ऑल्सो इमोशनली। लेकिन उसी के साथ साथ क्या केवल फिजिकली एक्टिविटी करने के साथ साथ क्या उसको इमोशनल भी होता है, वो इमोशनली भी माँ होती है। यस, लव, केयर और अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब कहने का ये है, यानी कि जो लव है, ट्रस्ट है, केयर है और फिजिकल नीड्स को पूरा करने की, ये सारी चीज़ें जो है इन सबको मिला करके तो ह्यूमन बींग को इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ सेंटिमेंट्स एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स, बोले तो सेल्फ एंड फिजिकल बॉडी। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आई। जो आई है मतलब जो सेल्फ है और जो बॉडी है उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। एक्सप्लेन बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। जो बॉडी है ये आई का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैंने भी बताया था आपको कि जो बॉडी होती है ये एक टूल है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको कौन चलाता है? इसको चलाता कौन है? आई चलाता है, सेल्फ चलाता है ना। फिर आपको ये भी बताना है इसके अंदर डिफरेंस बताना है, एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द सेल्फ, है ना। ये मतलब इसी चीज़ को दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया गया है। सेल्फ की एक्टिविटी आपको बतानी है, बॉडी की एक्टिविटी बतानी है, एंड इन्वॉल्विंग बोथ द सेल्फ, और ऐसी कुछ एक्टिविटी बतानी है जहाँ पर सेल्फ और बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो एग्जाम्पल के साथ ही समझाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। एक्टिविटीज़ फॉर दी माइंड, जैसे मैंने बोला ना, देखो ये आई कह लीजिए, माइंड कह लीजिए, सेल्फ कह लीजिए, एक ही बात है। तो माइंड की जो आई है, जो सेल्फ है, उसकी क्या एक्टिविटीज है? द सेल्फ इज द कॉन्शियस एंटिटी दैट परफॉर्म्स एक्टिविटी रिलेटेड टू थिंकिंग से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है वो आई की एक्टिविटीज होती है। डिसीजन लेने का काम कौन करता है? दिमाग करता है ना, माइंड करता है, आई करता है, सेल्फ करता है। सोचने का काम कौन करेगा? यही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिसीजन मेकिंग है, चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड अंडरस्टैंडिंग तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए कोई भी चीज़ है, हमारे सामने कोई भी प्रपोजल आता है तो वो राइट है कि रॉन्ग है, दिस इज राइट फॉर मी और दिस इज ट्रू फॉर मी और दिस इज रॉन्ग फॉर मी, तो ये कौन डिसाइड करेगा? आई डिसाइड करेगा, सेल्फ डिसाइड करेगा। एक्सपीरियंसिंग इमोशंस, फीलिंग हैप्पीनेस, लव और सैडनेस और एंगर, इन सबको फील करने के लिए क्या है? तो वो आई फील करेगा, है ना, माइंड फील करेगा, सेल्फ फील करेगा। नेक्स्ट जो है एक्टिविटीज फॉर द बॉडी। बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? अ बॉडी परफॉर्म अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये मैंने आपको बताया, जो बॉडी है ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये फिजिकल एक्शन करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, विच आर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल इन नेचर। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे डाइजेशन है तो डाइजेशन कौन करेगा? बॉडी करेगी ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स, जो फूड आप लेते हो, इनटेक करते हो, तो उसको न्यूट्रिएंट्स में कौन ब्रेक करता है? हमारी बॉडी। वॉकिंग एंड रनिंग, मूवमेंट ऑफ बॉडी यूजिंग मसल्स एंड बोन्स। भाई मसल्स एंड बोन्स क्या है? तो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, तो हमको वॉकिंग, हम बॉडी से, बॉडी क्या कराती है? हमको वॉक कराती है, रनिंग कराती है। नाउ हम ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज। इंटीग्रेट मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे डांसिंग है तो डांस करते समय आपको फिजिकल बॉडी का भी तो यूज करना ही है, और साथ ही साथ आपको जो एक्सप्रेशंस हैं उनको भी जो एक्सप्रेस करना होता है अपनी बॉडी को, तो यहाँ पर आपका माइंड, आपकी बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल मूवमेंट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस
प्रमोटिंग बोथ फिजिकल हेल्थ एंड द इमोशनल वेलबींग। माइंडफुल वॉकिंग है ना, अगर आप ध्यान पूर्वक वॉक कर रहे हैं, यानी कि साथ जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी तो इन्वॉल्व है उसमें, साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन वाली स्टेट होती है उस स्टेट में आप होते हैं। योगा भी जब आप करते हैं तो उसमें फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपका जो मेडिटेशन है, मतलब जो आपका माइंड है वो भी इन्वॉल्व होता है। एंड टीम स्पोर्ट्स, जब आप एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स, जब आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ जो है फोस्टर अ सोशल कनेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, आप समाज से जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं। चलिएगा, नाउ बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो बॉडी क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है। द सेल्फ मेक्स द डिसीजन, जो सेल्फ है, जो माइंड है, जो आई है, वो डिसीजन लेता है, एंड बॉडी जो है उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करती है। जैसे मैंने देखा कि मुझे इस लाइन को अंडरलाइन करना है, तो ये मेरे दिमाग ने काम किया, सेल्फ ने काम किया कि अंडरलाइन करना है। अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। जो मेरा हैंड है वो फिजिकल बॉडी है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो निर्देश किसने दिया? डिसीजन किसने लिया? आई ने, माइंड ने। और एग्जीक्यूट किसने करा? बॉडी ने। फॉर देखो, द बॉडी अलोन कैन नॉट फंक्शन विदाउट गाइडेंस फ्रॉम आई। गाइडेंस तो कौन कर रहा है? गाइड तो कौन कर रहा है? आई कर रहा है ना। तो बिना गाइडेंस के, है ना, बिना आई के जो बॉडी है वो अकेली काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट अ लेटर, आप किसी को एक लेटर लिख रहे हैं, द सेल्फ डिसाइड द कंटेंट। अब उसके अंदर जो लेटर है ना, मान लीजिए आपको पहले लेटर लिखते थे, अब जो है मान लो व्हाट्सएप पे आपको किसी को कुछ लिख कर भेजना है, तो उसका कंटेंट क्या होगा? ये तो आपका दिमाग बताएगा ना, सेल्फ बताएगा। और उस कंटेंट को टाइप करोगे आप व्हाट्सएप पे, तो वो कौन करेगा? उस टास्क को परफॉर्म कौन करेगा? बॉडी। तो ना, द बॉडी परफॉर्म द फिजिकल एक्शन ऑफ द राइटिंग। तो फिजिकल एक्शन को करने के लिए बॉडी का काम होता है, लेकिन उस बॉडी को चला कौन रहा है? उस बॉडी को यूज कौन कर रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट? बॉडी को इंस्ट्रूमेंट की तरह कौन यूज कर रहा है? आई, सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू सेंसेशंस एंड प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस अवर इमेजिनेशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। मतलब ये कह रहा है जो हमारे सेंसेशंस होते हैं ना, सेंसेशंस का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, अभी समझाऊंगा आगे आपको। तो ये इमेजिनेशन को कैसे हम इन्फ्लुएंस कर देते हैं? प्री कंडीशनिंग, पूर्व धारण, मैंने सॉरी, जो पूर्व धारणाएं, जैसे पहले से आपने कोई चीज़ मान ली है, वो सही भी हो सकती है कि नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना। अगर आपने मान लीजिए आपने जब आप पैदा होने के बाद धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, है ना, आपकी जब परवरिश हो रही है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपके अंदर कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं, बेटा ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो आपने मान लिया है। आपके टीचर ने कुछ बता दिया, आपने मान लिया। आपके सीनियर ने कुछ बता दिया, आपने मान लिया। आपके दोस्त ने कुछ बता दिया, आपने पहले से ही मान लिया, है ना, प्री कंडीशनिंग। तो उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता है, हाउ डू वी गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाते हैं? व्हेन आवर एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाय आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। अगर जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटी है वो गाइडेड नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ वो अलाइन नहीं है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? चलिए समझते हैं वन बाय वन। इमेजिनेशन इज शेप्ड बाय द 2 मेजर फैक्टर्स। जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हम चीज़ों को मानते हैं, वो 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। एक सेंसेशन और दूसरा प्री कंडीशनिंग। तो पहले सेंसेशन की बात करते हैं। सेंसेशन मतलब संवेदनाएं, है ना। इन्फ्लुएंसिंग द इमेजिनेशन, ये हमारी इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? ध्यान दीजिएगा। सेंसेशंस आर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सेंसेशंस आर डायरेक्ट एक्सपीरियंस रिसीव्ड फ्रॉम आवर सेंसेस। हमारे जो सेंसेस होते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे साइट, मतलब हम जो देखिए साइट मतलब किसी को कई बार क्या होता है ना, हमको चैन मिलता है किसी को, जब आप किसी को देख नहीं लोगे जब तक, तो आपको चैन नहीं मिलेगा, है ना। आपकी क्लास की जो है अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगे किसी को देखने के चक्कर में, लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आज तो दिन अधूरा रह गया हमारा। तो देख कर जो सेंस है ना, देख करके भी सेंस होता है। साउंड, किसी की आवाज़ सुन के, है ना, आप जब तक किसी से बात नहीं कर लोगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो साउंड हो गया। टच है ना, तो टच करके भी जो, ये भी क्या है, ये भी तो इंद्रियां हैं, तो टच करना। टेस्ट और स्मेल, तो ध्यान देना, सेंसेशन आर डायरेक्ट एक्सपीरियंस रिसीव्ड फ्रॉम आवर सेंसेस। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस होता है किसके माध्यम से? साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल। व्हेन आवर इमेजिनेशन इज गाइडेड बाय द सेंसेशंस, जब हमारी जो इमेजिनेशन है, अगर हम जो सेंसेशन अगर वो उसको गाइड कर रही है, इट इज़ मोस्टली टेम्परेरी, तो ये टेम्परेरी होती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होती है। मान लीजिए किसी चीज़ को आपको
टेस्ट करने के बाद मान लीजिए आपने आइसक्रीम खाई, उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो वो कितनी देर का है? जब तक आप आइसक्रीम खा रहे हो तब तक ही जो है, तब तक ही आपको अच्छा लग रहा है, तब तो ये क्या हो गया, एक टेम्परेरी है ना। एक बार आइसक्रीम आपकी खत्म हो गई तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या था। तो जब तक आप वो एक्टिविटी जब तक फिनिश हो जाए, जब तक एक्टिविटी चल रही है, जब तक आप आइसक्रीम खा रहे हो तब तक आपको अच्छा अनुभव हो रहा है। लेकिन उसके बाद हो सकता है किसी चीज़ को देख करके आपको खुशी मिल रही है, जब आप उसको देखना बंद कर दोगे तो वो खुशी गायब हो जाएगी। किसी की आवाज़ सुन रहे हो आप, आपको अच्छा लग रहा है ना, किसी की आवाज़ सुन रहे हो आप, फोन पे बातें चल रही है घंटों घंटों तक, है ना, रातों रात बातें चल रही है, फिर सुबह को उठ नहीं पा रहे हो आप, तो जब तक आप बातें कर रहे हो तब तक अच्छा लग रहा है, उसके बाद जैसी बात खत्म होगी तो आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। तो ये सब टेम्परेरी होता है, जो सेंसेशन से हमको एक्सपीरियंस मिलता है वो सब क्या होता है, टेम्परेरी होता है। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल सीइंग अ डिलीशियस केक, मान लीजिए बेकरी के अंदर एक केक रखा हुआ है, उस केक को आपने देखा तो आपने क्या इमेजिन किया कि केक कितना टेस्टी होगा, है ना, कितना टेस्टी होगा, लीडिंग टू अ क्रेविंग, आपको उसको खाने की, उसको पाने की इच्छा जो है जागरूक हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आप एक अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो एकदम पीसफुल हो जाती है, मेकिंग अस इमेजिन रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप म्यूजिक बंद करोगे तो क्या होगा, वो इस तरह से, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमको सेंसेशन से मिल रही होती है तो वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। आगे देखते हैं, प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसिंग द इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन जो है, जो हम चीज़ों को मान लेते हैं, तो प्री कंडीशनिंग क्या है? प्री कंडीशनिंग का मतलब समझना, इट रेफर्स टू द बिलीव्स, जो हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, हमारे कुछ थॉट्स होते हैं, एंड आइडियाज इनग्रेन्ड इन आवर माइंड ड्यू टू सोशल, कल्चर एंड पर्सनल इन्फ्लुएंसेस। मतलब हम जिस परिवार में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारे जो माता पिता हैं हमको वो क्या सिखा रहे हैं, है ना, हमारे क्या बिलीफ हैं, हमारे कैसे थॉट प्रोसेस है, तो कल्चर से, समाज से, सोसाइटी से जो हमारे अंदर थॉट्स पैदा होते हैं, जो थॉट्स बनते हैं, है ना, जो बिलीव्स हैं, वो प्री कंडीशनिंग है, हमने मान लिया पहले से ही वो, ठीक है। एंड दीज शेप अवर इमेजिनेशन इवन व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट सेंसरी इनपुट, ये डायरेक्ट सेंसेशन से नहीं आ रहा है ना। अब ध्यान देना कि एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन ए सोसाइटी, एक चाइल्ड है जो एक सोसाइटी में ग्रो हो रहा है, वेयर वेल्थ इज सीन, उसने देखा उस सोसाइटी के अंदर वेल्थ इज सीन एज द की ऑफ हैप्पीनेस, मे इमेजिन दैट बिंग रीच विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग जॉय। मतलब एक बच्चा है जो ऐसी सोसाइटी में पल रहा है, ग्रो कर रहा है, कि जहां पर उसको ये बताया जा रहा है, जहां पर ये वो देख रहा है कि वेल्थ अगर हमारे पास आ जाएगी, अगर हमारे पास धन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हम हैप्पी हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। और जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल वेल्थ से ही आप खुश हो जाएं। यूनिट नंबर में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, केवल वेल्थ से खुश हो जाएं आप, वेल्थ से हैप्पीनेस आ जाए जीवन में, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, इफ समवन हैज बीन टोल्ड रिपीटेडली दैट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट, अगर मान लीजिए बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो क्या होगा, आप इमेजिन कर लेंगे कि यार इस सब्जेक्ट में कहीं फेल ना हो जाए, तो आपको कहीं ना कहीं वो डर सताने लग जाएगा, कहीं ना कहीं वो डर आपको सताने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और आपके कॉन्टैक्ट में बीटेक थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स आए, है ना, आपके सीनियर ने आपको बताया कि यार एकेटी में तो कॉपी बिल्कुल भी अच्छे से चेक नहीं होती है, सबकी कॉपी चेक खराब होती है। तो आपका देखो, आपकी जो इमेजिनेशन है वो कैसी इन्फ्लुएंस होगी ना, प्री कंडीशनिंग। आपने अगर मान लिया कि यार ये सही कह रहे हैं, तो इसलिए यूनिट नंबर 1 में हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपको बताया जा रहा है इमीडिएटली आप उसको ना तो ट्रू मान ले और ना ही उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दें। जैसे किसी बच्चे ने आपको बताया, सीनियर ने, कि यार कॉपी चेक नहीं होती है अच्छे से, इसलिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो आपको इसको इमीडिएटली ट्रू नहीं मानना है, उसको आपको वेरीफाई करना अपने लेवल पे कि यार हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चों की कॉपी चेक ठीक से ना होती हो, क्योंकि हजारों टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं, लाखों कॉपी चेक होती है, तो हो सकता है कि 5% 10% जो कॉपी ठीक से चेक ना होती हो। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ कॉपी जो है ठीक से चेक नहीं होती है, क्योंकि कुछ टीचर्स जो है नींद में कॉपी चेक करते हैं और फिर उसके बाद चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म भरना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है ना, जरूर होता है कुछ के साथ, सबके साथ नहीं होता है। सारे टीचर्स जो है ऐसे ही नहीं चेक करते हैं, ठीक से भी चेक करते हैं कुछ टीचर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि जो प्री कंडीशनिंग है या फिर जो हमारे जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल एक्सेप्टेंस रेफर्स टू अवर इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड फुलफिलिंग, कि जो मतलब हमारे लिए हमको ये समझना पड़ेगा, राइट अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ चुके हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग से हमको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज, ये कैसे है, अगर मान लीजिए मैंने कोई एक्टिविटी करी और वो मेरे हिसाब से, मेरे नेचर के हिसाब से अगर वो नेचुरली एक्सेप्टेबल है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पीनेस रहेगी। अगर वो नेचुरल एक्सेप्टेंस को क्या कर रहा है,
मतलब उसके खिलाफ है नेचुरल एक्सेप्टेंस के, तो दिक्कत हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, है ना। देखो वही चीज़ लिखा गया, व्हेन वी एक्ट अगेंस्ट अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, अगर हम एक्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एक्टिविटी अगेंस्ट करें किसके, नेचुरल एक्सेप्टेंस के, इट क्रिएट्स द इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, लीडिंग टू स्ट्रेस, जिसके कारण स्ट्रेस आएगी, डिससेटिस्फैक्शन होगा, अनहैप्पीनेस आ जाएगी जीवन में, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण क्या है, डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्स एंड रियलिटी, मतलब हमारी जो डिजायर्स हैं, जो हम चाहते हैं, हमारी चाहत क्या है वो अलग है और रियलिटी कुछ और ही है। तो व्हेन वी परसू एक्सटर्नल डिजायर्स, जब विदाउट इवेल्यूटिंग इफ दे अलाइन विद आवर ट्रू हैप्पीनेस, कि भाई कुछ एक्टिविटी, कुछ चीज़ें हम ऐसे कर लेते हैं जीवन में कि जो ट्रू हैप्पीनेस से वो अलाइन नहीं करती हैं, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के खिलाफ चली जाती हैं, अगेंस्ट चली जाती हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कन्फ्यूजन बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट हैप्पीनेस, हम यही नहीं समझ पाते हैं कि इस एक्टिविटी को करने से हमको जो है टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी या परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग, हम डिसाइड करते, जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। व्हेन वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल प्रेशर रादर देन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, जब हम किसी सोशल प्रेशर की वजह से ऐसा कोई फैसला ले लेते हैं और बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, है ना, बिना किसी जाने के प्रेशर के, किसी के प्रेशर में, समाज के, रिश्तेदारों के, सोसाइटी के प्रेशर में हम ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो जिसका कारण क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीटेक करने का मन नहीं है ना, 3 इडियट मूवी अगर आपने देखी होगी तो वो इसी के ऊपर तो है कि आप जो है घर वालों के दबाव में या समाज के दबाव में आप ऐसा कोई फैसला लेते हैं जहां पर बाद में जाकर के आपको दिक्कत आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ध्यान देना, एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस के कारण, अगर कोई एक्टिविटी नेचुरल एक्सेप्टेंस को वेरीफाई नहीं कर रही, नेचुरल एक्सेप्टेंस को अलाइन नहीं कर रही है, तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं दो। देखिए जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन चूज हाई पेइंग जॉब इन अ फील्ड दे डिसलाइक, मान लीजिए आपने कोई ऐसी जॉब कहीं पर, आपने ऐसा कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ऐसा कोई काम है वहाँ पे जिसको आप लाइक नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि ये पे ज़्यादा कर रहा है, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा सैलरी के चक्कर में आपने क्या कर लिया, उसको ज्वाइन कर लिया है। तो बाद में जाकर के पता लगेगा आपको कि ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो दे फील फ्रस्ट्रेटेड एंड अनफुलफिल्ड, आप जो है अपने को अब जो है मतलब पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं पाएंगे, वहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी पसंद का काम नहीं है। ऐसा काम आपने ले लिया है जो आपकी पसंद का नहीं है, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, वेल्थ तो आ रही है आपके पास, लेकिन आप हैप्पी नहीं है फिर भी, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उस चीज़ का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समवन बाय एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स टू इम्प्रेस बट लेटर रियलाइज दैट मटेरियल्स परचेस डू नॉट ब्रिंग द रियल हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो आपने ऐसे लग्जरी आइटम्स ले लिए हैं इम्प्रेस करने के लिए दूसरों को, बाद में जाकर के आपको ये पता लग रहा है कि बाद में जाकर के कि उसकी कोई वैल्यू यूटिलिटी है नहीं, ठीक है ना। तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदनी है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, बाद में जाकर के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, है ना, आपके जीवन में कोई परेशानी आए। आपको ये सोचना है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पी कैसे रहना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अभी तो इसी का क्वेश्चन चल रहा है, इसी का जो लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, रीजन्स वाई सेंसेशंस फ्रॉम द बॉडी कैन नॉट गिव द कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस। ये कह रहा है कि जो सेंसेशंस हैं, जो इंद्रियों से, मतलब जो हमको देखने से जो खुशी मिलती है, सुन करके जो खुशी मिलती है ना, टच करने से या फिर स्मेल से, इन सब चीज़ें जो सेंसेशन से, जो सेंसेशंस के कारण जो चीज़ें हो रही होती हैं उनसे कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस नहीं मिलती है, वो सब क्या है, टेम्परेरी है। जैसे सेंसरी प्लीजर्स इज टेम्परेरी, कि बॉडीली प्लीजर्स लाइक ईटिंग डिलीशियस फूड, आप एक स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, अच्छी मूवी देख रहे हैं आप, लिसनिंग म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक आप सुन रहे हैं, लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब आपने खाना खा लिया, आपको अच्छा लग रहा था जब खाना खा रहे थे आप लोग, लेकिन वो खाना खत्म हो गया, मतलब खाना जितना खाना था खा लिया, उसके बाद उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा। आप मूवी देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मूवी देखने के बाद जो है, मतलब कहने का मतलब जो सेंसेशन है, जो देखिए जब आप खाना खाते हैं तो वो क्या हो रहा है, मतलब एक टेस्ट आ रहा है ना उसमें आपको, वॉचिंग मतलब आप देख रहे हैं उसको और सुन रहे हैं, आप उसको कान से सुन रहे हैं, तो सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि वंस एक्टिविटी इज ओवर, एक बार वो एक्टिविटी ओवर हो गई तो हैप्पीनेस फेड्स, हैप्पीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी, वो इसका मतलब ये टेम्परेरी है, कॉन्टिन्यूस नहीं। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, अ पर्सन एंजॉय एन आइसक्रीम, एक पर्सन एंजॉय कर रहा है आइसक्रीम को, बट आफ्टर फिनिशिंग इट, जैसी आइसक्रीम उसकी फिनिश हो जाएगी, द प्लीजर डिसअपियर्स, जो प्लीजर उसको मिल रहा था
है ना, जो सुख मिल रहा था उसको जब आइसक्रीम खा रहा था, तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड दे में इवन क्रेव मोर, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ध्यान देना, जो सेंसेशन की वजह से चीज़ें हमको मिल रही होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। सेंसेशन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रिसोर्स लाइक फूड हो गया, गैजेट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। इफ़ दीज सोर्सेज आर अनअवेलेबल, पर्सन में फील डिस्कम्फर्ट और फ्रस्ट्रेशन। जो चीज़ें आपको मिल रही थी, एंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है, आप खुश हैं, अब जब एंटरटेनमेंट मिलना बंद हो जाएगा आपको, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु फाइंड्स हैप्पीनेस ओनली इन लग्जरी ट्रैवल्स, आप लग्जरी ट्रैवल्स जो है, लग्जरी ट्रैवल्स में है आप, उसमें आपको हैप्पी है, और मान लीजिए मे फील अनहैप्पी वैन कैन नॉट अफोर्ड, और बाद में ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होगी कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा, आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमको सेंसेशन से चीज़ें मिलती हैं वो कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस नहीं है ना, वो टेम्परेरी है। चलिएगा, इसका ये तो 2 हेडिंग होगी, तीसरी हेडिंग क्या होगी इसके अंदर, हैबिचुएशन एंड डिक्रीजिंग द सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब ये है कि द बॉडी एडॉप्ट्स टू सेंसरी प्लीजर्स रिड्यूसिंग देयर इम्पैक्ट ओवर ए टाइम, मतलब एक पीरियड के टाइम, एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद जो है उनका जो इफेक्ट है, प्लीजर्स का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। आपको ज़्यादा और इंटेंसिटी चाहिए होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गलत आदत पड़ जाती है सिगरेट पीने की, तो आप पहले 3 दिन में एक सिगरेट पिएंगे, फिर उसके बाद आप 3 दिन के बाद पीते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मतलब उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है अब जितना आना चाहिए था। तो आप जो है वो 3 दिन की जगह आप 2 दिन में पीना स्टार्ट कर देंगे, फिर 1 दिन में पीना स्टार्ट कर देंगे, फिर 1 दिन में 3 सिगरेट पीना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही कुछ लोगों को जब अल्कोहल की आदत लग जाती है तो पहले वो बियर से स्टार्ट करते हैं ना, आपके दोस्त आपको पहले बियर से स्टार्ट करवाएंगे, अरे यार क्या दिक्कत है, एक ही तो है, पैक ही तो है, एक ले ले, तो वो एक लगवा देगा, 1 गिलास देगा आपको, उसके बाद आपको थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, तो फिर आपको जो है प्लेजर मिल रहा है उससे, फिर आप जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, है ना, फिर 1 कैन पे आ जाएंगे, फिर 1 बॉटल पे आ जाएंगे, और फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर आप उतनी क्वांटिटी लेते रहेंगे तो उतना प्लेजर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या, इंटेंसिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, क्वांटिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो ठीक है, या एक दूसरा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, अ पर्सन इनिशियली एंजॉय अ न्यू मोबाइल फोन, आपने आईफोन खरीद लिया पहले, है ना, और जो है शुरुआत में जब आपने आईफोन खरीदा है तो आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है आपकी नज़रों में कम होती चली जाएगी, और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको हैप्पी नहीं रख पाएगा। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको ऐसा लगेगा कि नो लॉन्गर फाइंड द सेम एक्साइटमेंट, उस आईफोन से, उस फ़ोन से आपको जो है सेम एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा जब आपने खरीदा था। लीड्स टू क्रेविंग एंड डिपेंडेंसी, जब जो सेंसेशन से चीज़ें हमको मिल रही होती हैं वो क्रेविंग और डिपेंडेंसी को लीड करती है, मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीपल एडिक्टेड टू सोशल मीडिया गेट मोमेंट्री हैप्पीनेस फ्रॉम लाइक्स, जैसे किसी का यूट्यूब चैनल है तो उसको लाइक मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको अच्छा लग रहा है। अगर मान लीजिए लाइक आने बंद हो जाए, कमेंट्स आने बंद हो जाए, तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। लाइक कौन कर रहा है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, तो ये एक्चुअली डिपेंडेंसी हो जाती है इसमें। कैन नॉट फुल, ये क्योंकि अंदर से नहीं आ रही ना, ये चीज़ें अंदर से नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें अंदर से आती हैं, है ना, जैसे IIT वाले बाबा हैं, भाई साहब सब छोड़ छाड़ के चले गए ना महाकुंभ में, एकदम जो है मतलब उनको एक्सटर्नल फैक्टर से फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट फुलफिल द इमोशनल एंड मेंटल नीड्स, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा बेटा, आवाज़ में थोड़ा सा हो रहा है। सो कैन नॉट फुलफिल द इमोशनल एंड मेंटल नीड्स, जो हमको प्लेजर्स मिल रहा है कहाँ से, सेंसरी से, सेंसेशन से जो हमको प्लेजर्स मिल रहा है वो इमोशनल को फुलफिल नहीं कर सकता है, मेंटल नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आई एम सीर डूअर एंड एंजॉयर, द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, इसको एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एंड हाउ सेल्फ एंजॉय द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जो सेल्फ है, जो आई है, वो बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको कैसे एंजॉय करता है। ये 2-3 चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी है। आई एम अ सीर एंड आई एम ए डूअर एंड आई एम ए एंजॉयर, चलिएगा समझते हैं। और आप बेटा ध्यान रखना कि क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल यही नहीं लिख के आना है आपको, जरूरी नहीं कि आप, कुछ लोग अच्छे से याद कर लेते हैं, याद अगर चीज़ें हो जाती हैं तो एग्जैक्टली आप सेम लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप चीज़ों को अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके, जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ हो सकता है कि उससे बेहतर एग्जांपल आपके माइंड में आ जाए कोई लिखते लिखते, तो आप उस एग्जांपल का यूज़ कर सकते हो। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बस आपको प्रेजेंटेशन सही रखना है और जो है क्वेश्चन पेपर को कोशिश करनी है कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आना है आपको।
चलिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर द स्टेटमेंट आई एम सीर डूअर एंड enjoyer the body is my instrument indicates a perspective that reflects the interconnected relationship between the self action and physical body। देखिए जो सेल्फ है और एक्शन है और जो फिजिकल बॉडी है ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे आई एम सीर मतलब क्या हुआ कि मैं चीज़ों को देख सकता हूँ, जो मेरे आसपास में जो चीज़ें हो रही मैं उनको क्या कर सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उन एक परसेप्शन बन सकता है उसका, है ना। दिस सजेस्ट द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन का ये काम करता है। आई रेफर्स टू द सेल्फ और कॉन्शियसनेस emphasizing the capacity to perceive and witness experience। जो this implies an awareness of the world, oneself and unfolding the events। मतलब ये कह रहा है कि जो आई है तो मतलब आई एम, अगर मैं आई एम असीर का मतलब ये हुआ कि मैं खुद को देख सकता हूँ, मैं खुद को पहचान सकता हूँ और मेरे आसपास की जो दुनिया है, मेरे आसपास का जो वर्ल्ड है, मैं उसके अंदर क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ और जो इवेंट हो रहे हैं उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही मैं उनको देख सकता हूँ, मैं उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है आई एम डूअर, मतलब ये, अब इसका मतलब ये है मैं केवल ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल देख ही नहीं सकता हूँ, मैं एक्शन भी कर सकता हूँ, मैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर सकता हूँ। दिस सिग्निफाइज द रोल ऑफ एजेंसी एंड एक्शन, ये एक्शन भी कर सकता है। ठीक है। आई एम नॉट जस्ट ए पैसिव ऑब्जर्वर, मैं केवल पैसिव ऑब्जर्वर नहीं हूं, मैं देख तो सकता हूं, मैं अनुभव तो कर सकता हूं आसपास की चीजों को, लेकिन बट एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द वर्ल्ड, मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट भी हूं, मैं एक्टिविटी परफॉर्म भी कर सकता हूं। इट एम्प्लॉयज द एबिलिटी टू इनिशिएट, वो इनिशिएट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, डिसीजन ले सकता है अपने बिहेवियर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है आई एम एंजॉयर। अब ये कह रहा है कि मैं, देखिए आई एम शेर का मतलब क्या था कि मैं देख सकता हूं, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। दूसरा आई एम अ डूअर, मैं कर सकता हूं, मैं इन्वॉल्व हो सकता हूं, मैं परफॉर्म कर सकता हूं। अब ये जो है आई एम एंजॉयर, ये कह रहा है कि जब मैं कोई एक्टिविटी करूंगा, जब मैं कोई टास्क परफॉर्म करूंगा तो मैं केवल परफॉर्म ही नहीं करूंगा, जो मैं टास्क कर रहा हूं, जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, उस एक्टिविटी के जो परिणाम आएंगे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मैंने जो एक्टिविटी करी उसके जो रिजल्ट आए मैं उसको एंजॉय भी कर सकता हूं। ठीक है। आई एम एंजॉयर। द एंजॉयर इज वन हु एंजॉय एंड ऑल्सो नोन एज द भोक्ता। ये भोक्ता है, मतलब ये उसका भोग कर सकता है, जो एक्टिविटी करी उससे जो रिजल्ट मिला, जो उसका आउटपुट आया उसको वो भोग कर सकता है, उसका भोक्ता है। एक्सपीरियंस द प्लीजर और जॉय, उस प्लीजर को, मान लो कोई एक्टिविटी करी वहां से उसको प्लीजर मिला तो उसको वो क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको भोग सकता है। आई एम नॉट जस्ट ओनली एंगेज इन एक्टिविटी, मैं केवल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं आई एम ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिराइविंग एंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस। जो मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूं, उनको भोग सकता हूं, उनको एंजॉय कर सकता हूँ। इट हाईलाइट्स द इमोशनल एंड एक्सपेरिमेंटल या एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बी। द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो बॉडी है, द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, जो बॉडी है वो आई की, मेरी सेल्फ की क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है ना। इसको आई क्या करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, और ये जो फिजिकल एक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ हार्मनी इन इंडिविजुअल पॉसिबल, कि इंडिविजुअल के अंदर हार्मनी कैसे पॉसिबल हो सकती है ना। आपको ये जस्टिफाई करना है ना, क्या तरीके हो सकते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर क्या आ जाए, हार्मनी। हार्मनी का मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार, हार्मनी का मतलब है मिलजुल के रहना, सौहार्द में रहना, हैप्पी रहना, है ना, खुश रहना। हार्मनी इन एन इंडिविजुअल कैन बी अचीव्ड थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होगी इसमें। हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल अप्रोच जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। दैट एनकम्पास वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग, जैसे फिजिकल फिट रहना होगा आपको, मेंटली फिट रहना होगा, इमोशनली फिट रहना होगा आपको, स्पिरिचुअल, है ना, अध्यात्म की तरफ आपको बढ़ना होगा। अब इसके देखिए यहाँ पर देखिए कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर बताई गई है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखोगे तो इंडिविजुअल के अंदर जो है क्या आ जाएगा, एक हार्मनी पॉसिबल है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, आपको अवेयर रहना है, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने आप को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इंक्लूडिंग वैल्यूज़, स्ट्रेंथ आपको पहचाननी है, अपनी वीकनेस पहचाननी है ना। जो आपकी वीकनेस है, जो ऐसे कोई एरिया है जहां पर आप इंप्रूव कर सकते हो तो उसको इंप्रूव करना है। अपने अंदर इमोशंस चेक करो आप, ठीक है ना। दिस सेल्फ अवेयरनेस प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अलाइंड विद द पर्सनल वैल्यूज। जो आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं, जो आपकी हमने फंडामेंटल वैल्यूज पढ़ी थी, है ना, उसको अलाइन करने के लिए आप क्या डिसीजन लेते हैं वो सेल्फ अवेयरनेस से आएगा। बैलेंस एंड मॉडरेशन, है ना, आपको अपने जीवन में क्या करना है, बैलेंस, आपका जो वर्क है ना, जो आप वर्क करते हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है, पर्सनल डेवलपमेंट है, इन सबको बैलेंस करके चलना है, आपको बैलेंस लाइफ जीनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस, ठीक है। एंगेज इन माइंडफुल
नेस प्रैक्टिस टू कल्टिवेट द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपको अवेयर रहना है, ठीक है ना। प्रेजेंट में जीना है आपको, ठीक है ना, कि पास्ट में जीना है आपको, ना कि फ्यूचर में जीना है आपको, प्रेजेंट में जीना है क्या हो रहा है। दिस इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस विदाउट जजमेंट। माइंडफुलनेस कैन हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेस, इसके कारण आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। एनहांस द फोकस, जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए आप फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड प्रमोट द इमोशनल वेलबींग। नेक्स्ट आता है फिजिकल वेलबींग, आपको फिजिकली फिट रहना है एंड आपको जो है इमोशनली फिट रहना है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, अपने हिसाब से इसको थोड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं पहले कई बार आ चुकी है, तो मैं बार बार एक ही चीज़ को, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वही चीज़ में बार बार आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पर्पस एंड मीनिंग, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है ना, आपकी आपको ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है पर्पस ऑफ अ सेंस ऑफ ए पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको समझना है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, कल्टिवेट पॉजिटिव एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप को जो है स्ट्रांग रखना है। हेल्दी कनेक्शंस विद अदर्स कंट्रीब्यूट टू इमोशनल वेलबींग, अगर बाकी लोगों सबके साथ आपके अच्छे कनेक्शन रहेंगे, है ना, अच्छे रिश्ते रहेंगे, तो आप जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होगी, जिसके कारण जो है हार्मनी आएगी। कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ, आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग करनी है, तभी जाकर के जो है लगातार जो है ग्रोथ होती रहेगी, जब तभी जाकर के जीवन में क्या आएगी, हार्मनी आएगी। क्योंकि हार्मनी कब आती है बेटा, हार्मनी तभी तो आएगी ना, आप लगातार चीज़ों को इंप्रूव करते रहेंगे, अपने अंदर कुछ खामियां हैं तो उनको इंप्रूव करेंगे और कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। आपको नीड को पूरा करने के लिए वेल्थ भी चाहिए होगी, है ना, तो आप बिजनेस करेंगे या फिर आप जो है नीड को पूरा करने के लिए जॉब करेंगे या कुछ और, है ना, ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। कनेक्शन विद नेचर, नेचर के साथ आपका कनेक्शन हो, मतलब आप जो है, क्योंकि आप जब नेचर के साथ आप टाइम बिताते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीज होती है ना। स्पेंड टाइम इन नेचर टू प्रमोट अ सेंस ऑफ काम एंड कनेक्टेडनेस। नेचर हैज बीन शोन टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द मेंटल वेलबींग एंड कैन प्रोवाइड अ रेस्पाइट फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ, है ना। तो जब आप नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर डेवलप होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूनिट बस हमारी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको एक्सप्लेन करना है एक्टिविटीज किसकी, रियलाइजेशन की, है ना, अंडरस्टैंडिंग की, एंड हाउ दे डू लीड द हार्मनी, और ये किस तरह से हार्मनी को लीड करते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ आई, ठीक है। इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। तो देखिएगा जरा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑपरेट्स थ्रू 2 सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज। जो ह्यूमन का कॉन्शियसनेस है, जो ह्यूमन की चेतना है ना, वो ऑपरेट करती है 2 सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज होती हैं, एक होता है रियलाइजेशन और दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग। एंड दीज एक्टिविटीज गाइड आवर इनर सेल्फ, यानी जो हमारा जो सेल्फ होता है, जो माइंड होता है, जो आई होता है, उसकी क्लैरिटी को, उसके अंदर क्लैरिटी लाती हैं, है ना, कि रियलाइज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाकर के जो आई है, जो सेल्फ है, वो डिसीजन ले पाएगा, उसके अंदर उसके माइंड में क्लैरिटी आएगी, उसके अंदर पीस आएगा, है ना, शांति आएगी, हार्मनी आएगी। तो पहले समझते हैं व्हाट इज रियलाइजेशन, अनुभूति, है ना, अनुभूति। रियलाइजेशन मीन्स टू बी एबल टू सी द रियलिटी एज इट इज, रियल में वो है या नहीं है, उसको रियलाइज करना है। इन रियलाइजेशन वी गेट द आंसर टू व्हाट इज द रियलिटी। रियलाइजेशन का मतलब है, अगर आप किसी चीज को रियलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आंसर चाहते हैं व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ठीक है। तो रियलाइजेशन इज द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, ये हम ट्रूथ को जानना चाहते हैं। इट अकर्स व्हेन वी डीपली परसीव द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इट इन्वॉल्व द सेल्फ अवेयरनेस, है ना, सेल्फ अवेयरनेस अभी पढ़ा था हमने। इट हेल्प्स इन सेल्फ करेक्शन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो रियलाइज, अगर कोई चीज़ हमको रियलाइज हो रही है, अगर हमको ये रियलाइज हुआ कि यार मेरे अंदर ये कमी है, तो हम क्या करेंगे, अपने अंदर कुछ करेक्शन करेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे और सेल्फ को हम डेवलप करेंगे, है ना। ये जो अगर किसी चीज़ का हमको रियलाइजेशन हो रहा है, तो हम जो रियलाइजेशन है वो हमारी हेल्प करता है सेल्फ करेक्शन में, है ना, हमारे सोचने का तरीका बदलना हो, या फिर किसी भी तरीके की जो सेल्फ के अंदर जो चीज़ें आती हैं ना, केयर करना, ये सारी चीज़ें उसी सेल्फ के अंदर आती हैं। तो सेल्फ करेक्शन में और सेल्फ डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना किसी चीज को। अंडरस्टैंडिंग इज द नॉलेज गेन थ्रू रीजनिंग, रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। आपने एनालिसिस किया, आपने रीजनिंग करी और चीजें आपको समझ में आ गई, है ना। समझने में और रियलाइज में अंतर होता है, ठीक है। रियलाइज करने का मतलब तो है कि आपको ये समझ में आ गया कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है,
उसको पहचानना, उसको जानना, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। इट इज द मेंटल प्रोसेस वेयर वी डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पर हम जब चीज़ों को समझ जाते हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये जरूरी है, ये गैर जरूरी है, ठीक है, ये रियलिटी है, ये इल्यूजन है, इट हेल्प्स इन मेकिंग एथिकल एंड वाइज डिसीजन। और ये हमको जब हम जब समझ जाएंगे तो हम डिसीजन ले पाएंगे। एक एग्जांपल से समझिएगा, व्हेन वी सी अ क्लोज फ्रेंड फीलिंग सैड, अगर मान लीजिए हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है ना, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, अगर वो सैड है, दुखी है, तो वी रियलाइज दैट वी शुड हेल्प देम। भाई आपको रियलाइज हुआ कि यार ये मेरा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है और ये दुखी है, तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बस इतना तो रियलाइज हो गया, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि इसको प्रॉब्लम क्या है, ये दुखी क्यों है। जब आप ये समझ जाएंगे कि दुखी क्यों है, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तब आप एक्चुअल में उसकी हेल्प कर पाएंगे। हाउएवर वी डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वी ऑल्सो बिकम क्लियर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड एक्चुअली बी बेनिफिशियल फॉर देम। कि भाई हमारा जो दोस्त दुखी है, हमको ये तो रियलाइज हो गया कि यार ये दुखी है। अब जब दुखी है तो आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद क्या करें आप उसको। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, मतलब ऐसे ही बस एग्जाम्पल के तौर पे लेना, इसको आप दिल पे मत ले लेना। मान लीजिए बहुत ज़्यादा दारू पीता है और वो दुखी है क्योंकि उसको दारू मिल नहीं रही है पीने के लिए, उसके पास पैसों की कमी है, खूब दारू पीता है, पैसे खत्म हो गए उसके। अब आपको ये नहीं पता कि ये दुखी, बस इतना पता है कि दुखी है। आपको रियलाइज हुआ कि यार मुझे हेल्प करनी चाहिए। अब आपने उसको जो है पैसे दे दिए बिना सोचे समझे, वो जा करके और दारू पी लेगा, तो उसकी तो प्रॉब्लम घटेगी नहीं, तो बढ़ेगी प्रॉब्लम। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि चीज़ों को समझना, समझ पैदा करना अपने अंदर, कि पहले आप रियलाइज तो हो रहा है कि आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, उसकी प्रॉब्लम को समझो। और जब आपको ये पता लग जाएगी कि इसकी ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी आप मदद करो। कि आपको पता है कि यार इसके पास पीने से परेशान हो रहा है, ये एडिक्टेड है, तो आप उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, किसी समझदार व्यक्ति के पास ले जाओ, ताकि वो उसको समझाए कि यार ये नहीं करना चाहिए आपको इस तरह से, इट इज डेंजरस टू हेल्थ। तो दोनों में अंतर है, रियलाइज होना और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू हार्मनी इन आई। जो आई है, जो सेल्फ है, उसमें ये कैसे जो है हेल्प करते हैं, उसको हार्मनी को कैसे लीड करते हैं। तो व्हेन एन इंडिविजुअल रियलाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई व्यक्ति को रियलाइज हो जाती है चीज़ें और वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो देयर ट्रू नेचर एंड पर्पस, इट ब्रिंग्स हार्मनी इन द थॉट्स। उसका थॉट प्रोसेस ठीक हो जाता है, इमोशंस और एक्शंस, वो एक्टिविटी अच्छी करेगा, वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा। जैसे क्लैरिटी ऑफ पर्पस लीड्स टू वाइज चॉइस एंड एथिकल एक्शंस, है ना। उसका पर्पस क्या है, पर्पस की क्लैरिटी हो जाएगी, उसका गोल क्या है। तो जब उसको ये क्लैरिटी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग के बाद क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये मेरा गोल है, ये मेरा पर्पस है, तो वो उसको जो है फिर वो एक्शंस ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। इनर स्टेबिलिटी आती है, रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन। जो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग की हमको हेल्प करता है इनर स्टेबिलिटी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कन्फ्यूजन को दूर करता है, क्योंकि हम फिर डिसीजन ले पाते हैं समझने के बाद। राइट प्रायोरिटीज, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे दिन, एक दिन का भी अगर आप देखें, एक दिन में आपको कई एक्टिविटी करनी होती है ना, कई काम करने होते हैं, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है ना, उस दिन आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, तो ये हमको इसमें हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, आपकी प्रायोरिटी ये है बेटा कि आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद समय बचा तो आप एंजॉय करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम अभी बहुत दूर है ना, तो हो सकता है कि आपके दोस्त आ रहे हैं और बहुत दिनों के बाद आपसे दोस्त मिलने आ रहे हैं, है ना। आप बीटेक कर रहे हैं और जो 12th वाले स्कूल वाले फ्रेंड्स थे वो कहीं और से बीटेक कर रहे हैं और 2 साल हो गए आपको मिले हुए, वो मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे और एग्जाम भी नहीं है आपके, तो आप प्रायोरिटी दो, उनको मिलो, उनसे बात करो, है ना। पढ़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप भी तो मेंटेन करनी है बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, है ना। अगर एग्जाम आपके दूर है तो फैमिली के साथ आप समय बिता सकते हो, तो ये प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी क्या रखनी है हमको, ये हमको रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के बाद पता लग जाती है। बैलेंस्ड रेस्पॉन्स, हेल्प इन रेस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू लाइफ चैलेंज। अगर लाइफ में कोई चैलेंजेस आ जाते हैं तो आपको रेस्पॉन्ड करना है पॉजिटिवली, कि अगर कोई चैलेंज आपके जीवन में आ गया है, टफ टाइम आपका चल रहा है, तो उसमें भी रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी, है ना, आप रियलाइज कर पाते हैं और अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, तो जो चैलेंजेस हैं आपके साथ सामने, उनसे आप जो है निकल सकते हो। ठीक है, चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन द सेल्फ डिपेंड्स अपॉन नोइंग एंड एज्यूमिंग। मतलब कि रिकॉग्नाइजेशन और फुलफिलिंग जो है,
सेल्फ के अंदर वो डिपेंड करता है नोइंग, नोइंग मतलब जानना, एज्यूम मतलब मानना, ठीक है। तो ध्यान देना, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग विल डिपेंड अपॉन नोइंग और एज्यूमिंग। नोइंग और एज्यूमिंग, जानने में और मानने में डिपेंड करता है हमारा रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। तो सबसे पहला आएगा वी एज्यूम। वी ऑल मेक एजम्पशंस एंड आवर रेस्पॉन्स रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट इट डिपेंडेंट ऑन द एजम्पशंस। एजम्पशंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एज्यूम का मतलब समझना। फॉर एग्जाम्पल एक स्नेक है, एक सांप है, तो अगर आपने एज्यूम कर लिया कि यार ये जो सांप है ये एक रस्सी है, तो आपका रेस्पॉन्स अलग होगा। अगर आपने ये देख लिया कि यार ये तो वास्तव में सांप है, तो आपका रेस्पॉन्स अलग होगा। मान लीजिए आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं और वहां पर आपको एक सांप दिख जाता है और आपने एज्यूम कर लिया कि यार ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, तो अब बिना डरे आप वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये अगर मान लिया कि यार ये तो सांप है, तो फिर आपका जो रिएक्शन होगा अलग होगा, आप डर डर के वहां से निकल रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो आपका रेस्पॉन्स क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। सो वी कॉल दिस एक्टिविटी एज्यूमिंग और मानना। तो ये जो एक्टिविटी है उसको हम एज्यूमिंग बोलते हैं, हम मान लेते हैं जब किसी चीज को। अब आता है वी रिकॉग्नाइज। वी रिकॉग्नाइज का मतलब है कि वी ऑल रिकॉग्नाइज ए वैरायटी ऑफ थिंग्स। हम अपनी डेली लाइफ में डेली जो है वैरायटी ऑफ थिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे रिकॉग्नाइज वाटर है ना, आपने देखा यार ये वाटर है, रिकॉग्नाइज कर लिया, पानी है। आपने जब रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये पानी, अवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को आप रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा थोड़ा ना किसी को मम्मी बोल दोगे आप लोग, तो रिकॉग्नाइज करते हो ना, तभी तो बोलोगे कि हाँ यार ये तो अपनी मम्मी है और मम्मा है। तो फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज कर लिया आपने, तो वी कॉल दिस एक्टिविटी रिकॉग्नाइजिंग और पहचानना। किसी चीज को आप पहचान रहे हो, यार ये पानी है, ठीक है, तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका द रिकॉग्नाइजिंग इन आई डिपेंड्स ऑन एज्यूमिंग। ध्यान रखना, ये जो रिकॉग्नाइज हम कर रहे हैं एज्यूम पे डिपेंड करता है। अब आता है वी फुलफिल। वी फुलफिल का मतलब है जब आपने किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया, जब आपने किसी चीज को पहचान लिया कि यार ये मेरी मम्मा है, तो आप फिर मम्मा कहकर उसको बुला सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, यस मम्मा, है ना। या फिर जैसे आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पानी है, ये वाटर है, तो जब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया ये वाटर है और आपको प्यास लग रही है, तो आप पानी पी सकते हो, है ना, मतलब एक्ट कर सकते हो, उसको फुलफिल कर सकते हो। द response that follows the recognition is called activity of fulfilling, या निर्वहन करना, निर्वाह करना, ठीक है। the fulfillment depends on the recognition. for example once we recognize water, अगर हमने एक बार वाटर को रिकॉग्नाइज कर लिया तो we take it, हम उसको पी सकते हैं, ले सकते हैं, and taken together we can write it as an I. तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो रिकॉग्नाइज है वो एज्यूम पे डिपेंड करेगा और फुलफिलिंग जो है वो रिकॉग्निशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज रिकॉग्नाइज हो गई है ना, आपने जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, पहचान लिया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। पानी को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार ये वाटर है, तो उसको मैं फुलफिल यानी उसको ले सकता हूँ, पानी को पी सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, जानना, नोइंग मतलब जानना, ये लीड करता है एज्यूमिंग को, और एज्यूम कर लिया तो उसके बाद आएगा रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजिंग, और रिकॉग्नाइज अगर आपने कर लिया तो फुलफिलिंग आएगा, है ना। रिकॉग्नाइजिंग लीड्स टू द फुलफिलिंग, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं जानना। नोइंग मतलब जानना और एज्यूमिंग मतलब मानना, एज्यूम करना, किसी चीज़ को मान लेना। रिकॉग्नाइजिंग मतलब उसको पहचानना, ठीक है, और फुलफिलिंग मतलब निर्वाह करना, ठीक है। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू मीन बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, 2015-16 में एक बार शायद और पूछा गया है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है सेल्फ इंस्पेक्शन, खुद का इंस्पेक्शन करना है आपको, अपना खुद का इंस्पेक्शन करना है, आपको खुद के लिए इंस्पेक्टर बनना है ना, अपने अंदर आपको झांक के देखना है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन वंस ओन थॉट्स। आपके क्या थॉट्स हैं, अपने थॉट्स को पहचानना है, आपको थॉट्स को इंस्पेक्ट करना है, अपने इमोशंस को इंस्पेक्ट करना है, अपने बिहेवियर को इंस्पेक्ट करना है, टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। अपनी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको करना है। पर्पज ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पर्पज क्या है इसका, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने आप को पहचानना है, अंडरस्टैंड करना है। ये क्या कर, जब आप अपने आप को पहचानते हो, अंडरस्टैंड करते हो, हेल्प इंडिविजुअल एनालाइज देयर मोटिवेशंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी वीकनेस पता लगेंगी जब आप खुद को पहचानोगे, आपकी स्ट्रेंथ पता लगेंगी, ठीक है ना। जब आपको वीकनेस पता लगेंगी तो आप अपने आप को उस एरिया पे आप काम कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट आता है पर्सनल ग्रोथ, है ना। पर्सनल ग्रोथ होती है अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। असिस्ट इन सेल्फ इंप्रूवमेंट बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज दैट नीड चेंज और एनहांसमेंट। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उन एरियाज पे आप काम कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो, उसको एनहांसमेंट कर सकते हो, उनको इंप्रूव कर सकते हो। मेथड्स ऑफ सेल्फ
इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें? पहला आता है रिफ्लेक्शन। आप थिंकिंग डीपली अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है डेली लाइफ में, जो आप एक्सपीरियंस करते हो उनको डीपली जो है ऑब्जर्व करो, डीपली उनको थिंक करो। और जो आपके एक्शंस हैं, जो आप एक्ट करते हो दिन भर में, क्या क्या काम करते हो, उनको ऑब्जर्व करो। क्या मैं कर रहा हूँ, क्या ये सही है कि गलत है, इसका अगर मैंने ऐसा किया था तो इसका ये कंसिक्वेंसेस आए थे, इसके ये रिजल्ट आए थे, तो मुझे आगे से जो है ऐसा नहीं करना है। ये करने से मेरा रिजल्ट अच्छा आया था तो मुझे आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैंने इस तरह से यहाँ पर समय खराब कर दिया था और तो मेरा एग्जाम खराब हो गया था। तो उन चीज़ों को आपको ना डीपली सोचना है उसके बारे में। और आपके जो रिएक्शंस हैं, एक्शन और रिएक्शंस के बारे में, भाई आपने किसी टीचर ने आपको कुछ बोला, आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। अच्छा रिएक्शन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आप अपने फ्रेंड से एकदम झगड़ पड़ते हो, आपके रिएक्शंस जो है बहुत उत्तेजना में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने बारे में जानना है। ठीक है, दूसरा है कि आप एक डायरी बना सकते हो, डायरी लिख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं डायरी, बहुत लोग लिखते हैं डायरी कि उसके डेली लाइफ में क्या चल रहा है। वो आज जैसे कोई एक्टिविटी हुई तो आपने वो डायरी में लिख ली, कल जो एक्टिविटी हुई वो डायरी में लिख ली, फिर आपने उसको वीकली एक बार देख लिया कि यार इस हफ्ते मैंने क्या क्या किया है, सब नोट कर रखा है, क्या सही किया था, क्या गलत हुआ, मैंने ऐसा किया था तो ये कंसिक्वेंसेस आ गए। मंथली उसको देख लिया, फिर एक साल के बाद उसको देख लिया। तो डायरी में आप हर जो अपने जो थॉट्स हैं, आज आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको डायरी में लिख लो। कल क्या थॉट्स आ रहे हैं उसको डायरी में लिख लो, यार मैं ऐसा सोच रहा था। पता लगेगा आपको बाद में कि 6 महीने के बाद जाकर के 1 साल के बाद कि यार 1 साल पहले मैं ये सोचता था लेकिन वो गलत सोचता था, आज ये तो ऐसा सोचना चाहिए था मेरे को। तो इस तरह से डायरी लिख करके भी आप अपने थॉट्स, इमोशंस को आप अपने उनको जो रिकॉर्ड्स है सेल्फ एनालिसिस के लिए अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्शन को, अपने रिएक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। बाद में जाकर के आप उस डायरी के माध्यम से वीकली, मंथली, ईयरली अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, अपने को पहचान सकते हो, अपने जान सकते हो। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस के माध्यम से भी आप ये कर सकते हो। प्रैक्टिस दैट प्रमोट्स बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड ऑब्जर्विंग वंस थॉट्स विदाउट जजमेंट। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो पहली बात तो आपका जो इमोशनल रेगुलेशन ठीक रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द एंड प्रोसेसिंग इमोशंस कैन कंट्रीब्यूट टू बेटर इमोशनल रेगुलेशन। इंक्रीज द सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। डिसीजन मेकिंग, अच्छे डिसीजन आप ले पाते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जब आप खुद को पहचान लोगे, जब आप सेल्फ को पहचान लोगे तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, जिससे जो है आप इंटेंशनली जो है एक डिसीजन ले पाओगे अच्छे। ठीक है, द गोल ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नॉट ओनली नेसेसरी सेल्फ जजमेंट बट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को फोकस करना है। इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, एक्नॉलेजिंग बोथ स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ ग्रोथ। आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके वो कौन से एरिया है ग्रोथ जहां पे आप ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग अवेयरनेस टू नेविगेट लाइफ मोर कॉन्शियसली। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का, डिफाइन संयम एंड स्वास्थ्य एंड हाउ आर टू रिलेटेड। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? डिफाइन संयम, यानी संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, अपने पर कंट्रोल रखना है। एंड स्वास्थ्य, अपना जो हेल्थ है उसको भी ठीक रखना है। एंड एक्सप्लेन द वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई फॉर द बॉडी इन ब्रीफ। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले भी दूसरे क्वेश्चन के साथ कवर कर चुके हैं, जो आई की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी के लिए वो क्या होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक एग्जाम में अभी भी पूछा गया है, अभी 2023-24 में भी ये एग्जाम में आया हुआ है। तो सेल्फ कंट्रोल, पहले संयम समझते हैं। व्हाट इज संयम? सेल्फ कंट्रोल। संयम रेफर्स टू द डिसिप्लिन एंड रेगुलेशंस ओवर वंस थॉट। अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे, अपने एक्शंस पे जो है कंट्रोल करना है, उनको रेगुलेट करना है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड डिजायर। जो सेल्फ कंट्रोल है ये हमारी जो नीड्स हैं और जो डिजायर्स हैं उनमें एक बैलेंस बना के रखता है, जिसके कारण लीड करते हैं हार्मोनी इन लाइफ। हमारी लाइफ में हार्मोनी आती है, शांति आती है। ठीक है, पता लगा आपकी डिजायर्स तो कुछ अलग हैं और नीड्स आपकी अलग हैं, है ना। आपका एंड्रॉयड फोन से भी काम चल सकता है क्योंकि आपके जो पैसे पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, है ना। और पेरेंट्स जो है, मान लीजिए आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप आईफोन खरीद रहे हैं 1.5 लाख रुपए के, वो डिजायर है आपका। आप भाई, मेरे को भी मेरे दोस्त ने आईफोन खरीद रखा है, यार भैया उसकी क्षमता है उसने खरीद लिया, तू क्यों खरीद रहा है भाई? उन्होंने 1.5 लाख आईफोन खरीदा, तो मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है और नीड नहीं है, जबकि उसकी डिजायर में और नीड में अंतर है। तो नीड्स और डिजायर में आपको जो है डिफरेंस समझना चाहिए। और ये जो संयम है, जो सेल्फ कंट्रोल है, अपने को कंट्रोल रखना है। भाई ठीक है, तेरी जब जॉब लग जाएगी, तेरे को अच्छा पैसा कमाएगा, तू 1.5 लाख की जगह 5 लाख का खरीद लेना, कौन सी दिक्कत आ रही है? तो सेल्फ कंट्रोल प्रिवेंट्स ये हार्मफुल हैबिट्स। ये हार्मफुल हैबिट्स को भी क्या करता है? सेल्फ कंट्रोल है, हार्मफुल हैबिट्स से बचाता है, इसको प्रिवेंट करता है। प्रमोट्स द एथिकल बिहेवियर, है ना। भाई एक व्यक्ति है जिसके पास खूब पैसा है, वो दारू पी रहा है, वो जो है खूब नशा कर रहा है, तो
वो क्या है, वो बैड हैबिट्स हैं, उनसे भी आप सेल्फ कंट्रोल रखना है, आपको संयम में रहना है, आपको है ना, बैड हैबिट्स में नहीं जाना है, उस पर कंट्रोल करना है। नाउ व्हाट इज स्वास्थ्य? स्वास्थ्य जो है वो बॉडी से रिलेटेड, देखिए संयम जो है वो आई यानी सेल्फ से रिलेटेड है, और जो स्वास्थ्य बॉडी से रिलेटेड है। आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, स्वास्थ्य अपना ठीक रखना है। तो स्वास्थ्य मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। Good health is not just absence of disease but also includes proper न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेंटल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल बैलेंस। देखिए आप कोई, देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी अच्छी हेल्थ है। अच्छी हेल्थ का मतलब है आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, जो कि स्लीप प्रॉपर आजकल हो नहीं पा रही है मोबाइल के चक्कर में, है ना। आप भी स्लीप नहीं कर पाते हो, हम भी स्लीप नहीं कर पाते, रात भर तो लेक्चर बनाते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हो एग्जाम के टाइम में, और ठीक है एग्जाम के टाइम में पढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये बैलेंस देखो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो आपका जो है डिसीज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुड हेल्थ हम तभी कहेंगे जब एक इमोशनल बैलेंस भी होगा, मेंटल स्टेबिलिटी होगी, एक्सरसाइज हमारे रूटीन में आएगी, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, हेल्दी फूड लेंगे, तब जाकर के हम कहेंगे कि गुड हेल्थ है। हेल्थ डिपेंड्स ऑन बोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है गुड हेल्थ, ठीक है, जैसे डाइट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। दूसरा इंटरनल फैक्टर्स लाइक आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपके इमोशंस क्या है, तो दोनों पर डिपेंड करती है। तो इस संयम और स्वास्थ्य आपको समझ आ गया होगा, है ना, संयम और स्वास्थ्य, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई फॉर अ बॉडी। पहले भी शायद दूसरे क्वेश्चन के साथ भी कनेक्ट हो गया था। तो पहली बात तो जो है आई की मतलब सेल्फ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है बॉडी के लिए, है ना। तो प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, है ना, किसको, कि भाई बॉडी क्या है, बॉडी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, बॉडी को जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेगा। और बॉडी को कौन बोलता है, आई बोलता है, सेल्फ, है ना, आई जो है बॉडी को बोलता है कि ऐसा करना है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, ईटिंग अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। एंश्योरिंग द फिजिकल फिटनेस, जो आई की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉडी को फिट रखे। एंगेजिंग इन, वो उस अपनी जो आई है बॉडी को एंगेज रखना है रेगुलर एक्सरसाइज में, योगा में एंड फिजिकल एक्टिविटीज में। मेंटेनिंग हाइजीन एंड क्लीननेस, कीपिंग द बॉडी क्लीन एंड फॉलोइंग गुड हाइजीन प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, हार्मफुल हैबिट को अवॉइड करवाना है, बॉडी को जो है स्मोकिंग की आदत नहीं डालनी है ना, एक्सेस बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं लेना है, अल्कोहल से बचाना है, स्ट्रेस से बचाना है। भाई स्ट्रेस से कौन बचाएगा, बॉडी को आई बचाएगा ना, आई मतलब सेल्फ। मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, मैनेजिंग स्ट्रेस को मैनेज करना है थ्रू मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। एडिकेट रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर उसको स्लीप देनी है ना, इंश्योर करना है उसको प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप फॉर बॉडी रिकवरी एंड मेंटल रिलैक्सेशन। बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेलबींग, ठीक है ना, सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, है ना, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ, ठीक है, तब जाकर के जो हमारी लाइफ है वो बैलेंस रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग जो है लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, है ना, मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्योंकि कंटेंट को डिलीवर करने में तो समय कम लगता है, 1 से 1.5 घंटे की जो वीडियो होती है उसमें बहुत समय लगता है कंटेंट को प्रिपेयर करने में, कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, लैंग्वेज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में, ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आओ, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जब आप कमेंट्स करते हैं तो आपके कमेंट्स पढ़ के हमको एनर्जी मिलती है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि यस हमको 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 और 2 हमको समझ आ गई है, हमको बाकी की यूनिट्स भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सजेस्ट अ प्रोग्राम्स टू एंश्योर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी, जो बॉडी है इसको ये प्रॉपर फंक्शनिंग करे, इसके लिए कुछ प्रोग्राम सजेस्ट करने हैं। कैन वी सस्टेन देम विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग, क्या हम बिना राइट अंडरस्टैंडिंग के सस्टेन कर सकते हैं, बॉडी को सस्टेन करा सकते हैं। सजेस्ट एनी 2 प्रोग्राम्स, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया था। सजेस्ट 2 प्रोग्राम्स दैट यू कैन अंडरटेक टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर बॉडी, यानी कि जो बॉडी की हेल्थ है आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो प्रोग्राम्स टू एंश्योर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जैसे फिजिकल हेल्थ प्रोग्राम की अगर बात करें तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है रूटीन में, स्लीप मैनेजमेंट आपको सोना है, प्रॉपर नींद लेनी है ना, 7-8 घंटे की नींद अगर ले पाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, साउंड स्लीप होनी चाहिए।
ठीक है। और नेक्स्ट जो है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग प्रोग्राम्स, जैसे मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रेटिट्यूड, है ना, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, ठीक है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेस को एंजाइटी को मैनेज करना है। एंगेजिंग इन एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन सकते हैं समटाइम्स, है ना, आर्ट में रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस टू रिलीव द स्ट्रेस, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है ना। जो भी आपको करना अच्छा लगता है वो आप काम करें स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, रेगुलर मेडिकल चेकअप आपको कराते रहना चाहिए। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस एंड टाइम से आपको जो है वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था लास्ट वाला, और इसका जो कंटेंट है पहले भी दूसरे क्वेश्चन में आ चुका है, सिमिलर टाइप का कंटेंट, बस क्वेश्चन जो है अलग तरीके से ये पूछा गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2 ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका था कि जो इसके नोट्स हैं, ह्यूमन वैल्यू के जो नोट्स हैं, अपना जो टेलीग्राम चैनल है AKTU का, जो हमारा जो गेटवे क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और जो हमारा गेटवे क्लासेस है जो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, या आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे गेटवे क्लासेस, तो हमारा आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे नोट्स हैं, सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। बस थोड़ा सा आपको लिखने का जो तरीका है आपका वो अच्छा होना चाहिए, कम से कम आप 2 पेन यूज़ करें, है ना। लड़कियाँ तो कई पेन यूज़ करती हैं, स्केच का भी, तो आप भी थोड़ा सा अच्छा करें, क्योंकि इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आसान होते हैं, नो डाउट, है ना। कम समय में आप इसको तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है इसमें अच्छा स्कोर करना। मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70 बहुत सारे स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं आप में से, ठीक है ना। मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 4 में जो गुलशन सर से पढ़े हैं, 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं, बहुत स्टूडेंट्स लाते हैं। लेकिन आप देखना ह्यूमन वैल्यू में कोई 70 आउट ऑफ 70 वाला बहुत ही रेयर मिलता है, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट में आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे कि अपना जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है आप अच्छा सा लिखें, सुंदर लिखें, कॉपी दिखने में आपकी अच्छी लगे, ठीक है। कोशिश करना कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके आए। चलिएगा बेटा, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट पढ़ेंगे तो आपको, आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और मेरी थोड़ा तबीयत ठीक सी नहीं थी, तो आवाज़ थोड़ा भारीपन हो सकता है, तो प्लीज़ आपने इसको मैनेज कर लिया है। चलिए, थैंक यू, मिलेंगे फिर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।